Assalamualaikum and welcome to Health. आई एम योर इंस्ट्रक्टर हिलालुर रहमान एंड यू आर वाचिंग हेल्थ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियोस है वो आपको बर वक्त जो है आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो एज सुन एज आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे हम MCQs इसी लेक्चर के बना के वहाँ पे शेयर करते हैं, जिससे आप लोगों को फ़ायदा जो है वो एग्ज़ाम में मिलेगा इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नर्सिंग रिसर्च में का एक टॉपिक है और आज का टॉपिक हमारा है नर्सिंग रिसर्च यूटिलाइजिंग नर्सिंग रिसर्च एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। यानी कि नर्सिंग रिसर्च और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नर्सिंग की दुनिया में दो बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है जो ना सिर्फ नर्सिंग प्रैक्टिस को बेहतर बनाने में मदद करते हैं बल्कि ये हेल्थ केयर सिस्टम की एफिशिएंसी और पेशेंट केयर को भी इम्प्रूव करते हैं। इन दोनों का मकसद साइंटिफिक तरीके से नर्सिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना और पेशेंट के लिए बेस्ट पॉसिबल केयर प्रोवाइड करना होता है। बेसिकली नर्सिंग रिसर्च हमारे पास एक सिस्टमाइज्ड और प्लान प्रोसेस है जिसमें नर्सिस अपनी प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझने के लिए रिसर्च करती हैं। और नर्सिंग रिसर्च का जो शुरुआत है वो 20वीं सेंचुरी के दौरान हुआ, जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने ये समझा कि सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और ट्रेडिशनल नॉलेज पर चलकर पेशेंट केयर में इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। इसलिए रिसर्च और साइंटिफिक डेटा की मदद से हेल्थ केयर को बेटर बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। नर्सिंग रिसर्च का मकसद सिर्फ थ्योरी या नॉलेज को गैदर करना नहीं होता बल्कि इससे प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालने का भी अमल होता है। इस रिसर्च के ज़रिए नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ये पता चलने लगता है कि किस तरीके से ट्रीटमेंट और केयर को इम्प्रूव किया जा सकता है और किस तरीके से पेशेंट आउटकम को बेहतर बनाया जा सकता है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यानी EBP एक ऐसा अप्रोच है जिसमें नर्सेज अपने क्लिनिकल डिसीजन को साइंटिफिक रिसर्च, पेशेंट के प्रेफरेंसेस यानी कि पेशेंट की तरजीहात और अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के कम्बिनेशन के ज़रिए बनाती है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का कंसेप्ट मेडिकल और हेल्थ केयर प्रोफेशन में 1990s में पॉपुलर हुआ था, जब ये रियलाइज़ किया गया कि सिर्फ क्लिनिकल एक्सपीरियंस या ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का रिलाई करना काफ़ी नहीं। तो आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव है यूटिलाइजिंग नर्सिंग रिसर्च एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के जो नर्सिंग रिसर्च या फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे इसके हवाले से। तो फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं अब डिटेल में नर्सिंग रिसर्च की। नर्सिंग रिसर्च इज़ अ सिस्टेमिक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी दैट यूजेस रिगरस गाइडलाइंस टू प्रोड्यूस अनबाइस्ड ट्रस्टवर्दी आंसर टू क्वेश्चंस अबाउट नर्सिंग प्रैक्टिसेस। यानी कि नर्सिंग रिसर्च हमारे पास एक ऐसा सिस्टेमिक और रिगरस अमल है जिसमें नर्सेज अपनी डेली प्रैक्टिसेस और पेशेंट केयर से मुतालिक सवालों का जवाब ढूंढने के लिए साइंटिफिक तरीक़ों का इस्तेमाल करती है। रिगरस आप बोल सकते हैं कि मुनसिफाना एक हमारे पास अमल है जिसमें नर्सेज डेली प्रैक्टिस और पेशेंट केयर से मुतालिक सवालों का जवाब ढूंढने के लिए साइंटिफिक तरीक़ों का इस्तेमाल करती है। और ये एक तरीके से पढ़ाई यानी कि स्टडी है जो स्पेसिफिक क्वेश्चन के जवाब देने के लिए ऑर्गेनाइज प्रोसेस अपनाती है ताकि वो आंसर इम्पार्शियल यानी कि बाइस्ड यानी कि अनबाइस्ड यानी कि नफरत से दूर हो और ट्रस्टवर्दी यानी कि रिलायबल हो। इस रिसर्च का मकसद नर्सिंग फील्ड को बेहतर बनाना, पेशेंट केयर को इम्प्रूव करना और नर्सिंग के फील्ड में नए और इफ़ेक्टिव तरीके लाना होता है। और इसका मकसद होता है कि पेशेंट की जो केयर है उसको बेहतर की जा सके, नए तरीके और नए अप्रोचेस जो है वो उसको फाइंड आउट कर सके, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग कर सके, नर्सिंग एजुकेशन में जो है वो इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे रिसर्च एज एविडेंस इन नर्सिंग प्रैक्टिस। यानी कि आज के दौर में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का कंसेप्ट नर्सिंग में काफ़ी डेवलप हो चुका है, जिसमें बेहतरीन साइंटिफिक एविडेंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस और पेशेंट की प्रेफरेंस को कंबाइन किया जाता है। यानी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब है कि क्लिनिकल डिसीजन को बेहतरीन अवेलेबल रिसर्च, क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ और पेशेंट की वैल्यूज़ पर मबनी करना चाहिए। ये तीनों चीज़ें एविडेंस, एक्सपीरियंस और पेशेंट प्रेफरेंसेस यानी कि पेशेंट प्रायोरिटी या उसकी तरजीहात एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और उनका बैलेंस ज़रूरी है ताकि नर्सिंग प्रैक्टिस साइंटिफिक और पेशेंट की ज़रूरतों के मुताबिक हो। अब इस स्लाइड में चल के देखते हैं कि इट वुड सीम अ फॉरगॉन कंक्लूजन दैट इफेक्टिव नर्सिंग प्रैक्टिस इज़ बेस्ड ऑन द बेस्ट पॉसिबल मोस्ट रिगरसली टेस्टेड एविडेंस। यानी कि ये लगता है कि अक्सर मेन नर्सिंग प्रैक्टिस वो होती है जो बेहतरीन और सबसे ज़्यादा टेस्ट की गई एविडेंस पर मबनी हो। यानी इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी मेडिकल ट्रीटमेंट को अपनाएं हमें उसकी साइंटिफिक रिसर्च और टेस्ट रिजल्ट को देखना चाहिए ताकि हम सबसे बेहतरीन और सबसे सेफ़ तरीके का इस्तेमाल जो है वो कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर एक न्यू ट्रीटमेंट का साइंटिफिक प्रूफ हो कि वो इफ़ेक्टिव है तो नर्सिंग प्रैक्टिस उसी पर बेस्ड होनी चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, येट इट इज़ ओनली इन द पास्ट 2 decades that an emphasis on evidence as a basis for practice has reached and forefront of professional nursing. मीन्स के पिछले 2 डिकेड्स में, डिकेड्स मीन पिछले कुछ सालों में, यानी कि पिछले 20 सालों में ये ज़रूरत समझ गई है, मीन ये ज़रूरत जो है वो समझ आ गई है कि नर्सिंग प्रैक्टिस की जो बुनियाद रिसर्च, कि नर्सिंग प्रैक्टिस का जो बुनियाद है वो रिसर्च और एविडेंस पर होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले नर्सिंग का काफ़ी हिस्सा ट्रेडिशन और एक्सपीरियंस पर मबनी था। नर्स अपने काम में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा था उस पर ज़्यादा रिलाई करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल के पहले नर्सेज अपने एक्सपीरियंस पर ज़्यादा रिलाई करते थे, लेकिन अब जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो दी जा रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, although it may be surprising that the scientific base for the nursing practice has been so slow to be accepted, many reasons exist to explain why evidence-based nursing practice is a relatively recent effort. यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये सरप्राइजिंग बात हो सकती है कि नर्सिंग प्रैक्टिस का साइंटिफिक आई वुड से कि जो बुनियाद है वो इतना धीरे धीरे क्यों एक्सेप्ट किया गया, लेकिन ये इसके पीछे जो वजूहात है वो समझने में मदद देती है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अभी तक एक नया एफर्ट है। यानी कि पहले जो लोग होते थे वो ट्रेडिशनल तरीक़ों पर ज़्यादा यकीन करते थे और नए आइडियाज़ को अपनाना मुश्किल होता था। नर्सिंग कम्युनिटी में भी साइंटिफिक मेथड्स को अपनाना एक चैलेंजिंग काम था, जिसे लोग पुरानी प्रैक्टिस के मुकाबले में थोड़ा अजीब समझते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक नर्स जो मतलब कि वो अपने पुराने तरीके से काम करके पेशेंट को अच्छा रिजल्ट देता था, तो उससे नए रिसर्च बेस के तरीके को अपनाना मुश्किल लगा था। जब किसी नए तरीके को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई तो कई प्रोफेशनल को यकीन नहीं आता था कि वो इफ़ेक्टिव भी हमारे पास हो सकता है। तो इस वजह से जो है वो ये प्रोसेस नर्सिंग प्रैक्टिस मीन के साइंटिफिक बेस को नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर जो है वो स्लोवली जो है वो एक्सेप्ट किया गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं कि द पास्ट डिकेड हैज सीन अनप्रेसिडेंटेड एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेकिंग रिसर्च एंड अदर टाइप्स ऑफ एविडेंस वाइडली अवेलेबल टू द हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर। यानी कि पिछले 10 साल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो एडवांस टेक्नोलॉजी मींस के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें अनप्रेसिडेंटेड तरक्की हुई है, यानी कि हमारी सोच से भी ज़्यादा तरक्की हुई है, जिससे रिसर्च और दूसरी टाइप्स की एविडेंस हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए आसानी से अवेलेबल हो गई है। यानी कि टेक्नोलॉजी ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, जिससे डॉक्टर और नर्सेज अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर आसानी से देख सकते हैं। इससे उन्होंने नई नॉलेज और एविडेंस तक बहुत जल्दी और आसानी से जो है वो रसाई हासिल की है। फॉर एग्जांपल, अब अगर एक नर्स को किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ऑनलाइन रिसर्च पेपर या मेडिकल जर्नल्स को अपने कंप्यूटर या फिर वो अपने मोबाइल पर देख सकती है। यानी कि पिछले कुछ साल पहले ये चीज़ इतनी आसानी से मुमकिन नहीं थी और रिसर्च का जो मटेरियल था वो बहुत मुश्किल होता था। अब नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। यानी कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक एविडेंस integrated with clinical experience and incorporating patient values and preferences in the practice of professional nursing care। यानी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमारे पास वो होती है जिसमें बेहतरीन साइंटिफिक एविडेंस को यूज़ किया जाता है, जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस और पेशेंट के वैल्यूज़ और प्रेफरेंसेस के साथ मिला के नर्सिंग केयर में अप्लाई होता है। इसमें तीनों चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती है, यानी कि रिसर्च का एविडेंस, नर्स का पर्सनल एक्सपीरियंस और पेशेंट का ख़ुद का एक्सपीरियंस जो वो चाहते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें बैलेंस में हो तो केयर जो है वो केयर का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा बेहतर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक नर्स को रिसर्च से पता चलता है कि एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए बेहतर है, लेकिन अगर पेशेंट को उस ट्रीटमेंट से एलर्जी है तो नर्स को पेशेंट की प्रेफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए ट्रीटमेंट का प्लान बनाना होगा। इसमें रिसर्च, क्लिनिकल एक्सपीरियंस और पेशेंट की विशेस को बैलेंस करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल 3 एलिमेंट इन दिस डिफिनीशंस और इम्पोर्टेंट, यानी कि इसमें तीनों एलिमेंट जो दिए गए हैं, यानी कि रिसर्च का एविडेंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस और पेशेंट की प्रेफरेंसेस, यानी पेशेंट को की प्रायोरिटी या पेशेंट के जो परसेप्शंस होते हैं उसके, तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ एक या दो एलिमेंट को देख कर काम करें और तीसरा इग्नोर करें तो हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक डॉक्टर सिर्फ रिसर्च पर रिलाई करे और पेशेंट की कंफर्ट या फिर उसकी प्रायोरिटी या प्रेफरेंसेस को इग्नोर कर दें तो हो सकता है कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव ना हो। इसलिए रिसर्च, एक्सपीरियंस और पेशेंट की चॉइसेस तीनों को मद्देनज़र रखते हुए वो जो है वो रखना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारे पास एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1, यानी कि इस स्लाइड के बाद एक फिगर दिया हुआ है, उसकी जो है वो बात हो रही है। 1.1 The triad of rigorous evidence, clinical experience and the patient preference must be balanced to achieve clinical practices that are both scientifically sound and acceptable to the individual applying and benefiting from them। यानी कि इसके बाद जो तस्वीर में है उसमें ये दिखाया गया है कि ये तीन चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी है, यानी कि सही एविडेंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस और पेशेंट की प्रेफरेंसेस। और इसको बैलेंस के ज़रिए वो प्रैक्टिस अचीव की जा सकती है जो साइंटिफिकली भी सही है और पेशेंट के लिए भी एक्सेप्टेबल है। यानी कि ये जो तीनों चीज़ें है हमारे पास, यानी कि साइंटिफिक एविडेंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस और पेशेंट प्रेफरेंस, इनका जो बैलेंस करना है वो इंतहाई ज़रूरी है ताकि हम ऐसी क्लिनिकल प्रैक्टिस को डेवलप कर सके जो साइंटिफिक तौर पर ठीक हो और उन लोगों के लिए भी एक्सेप्टेबल हो जो उन्होंने जो इन्हें अप्लाई कर रहे हैं और जो उनसे फ़ायदा उठाएंगे। अगर हम इन तीनों को बैलेंस करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस ना सिर्फ इफ़ेक्टिव होगी बल्कि पेशेंट के लिए भी कंफर्टेबल और अप्रोप्रिएट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक डॉक्टर सिर्फ अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो और पेशेंट की प्रेफरेंसेस को इग्नोर कर दें तो पेशेंट को ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर वो सिर्फ रिसर्च पर रिलाई करे और पेशेंट की प्रेफरेंसेस को ना समझे तो वो ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि व्हाट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस इज़ नॉट, यानी कि हमारे पास वो कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस है जो हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस नहीं है। तो अब बात करते हैं उसकी। फर्स्ट इसमें हमारे पास लिखा हुआ है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ नॉट क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो हमारे पास क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। मींस के एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है बल्कि ये एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टेमिक अप्रोच है जो रिसर्च, क्लिनिकल एक्सपीरियंस और पेशेंट की प्रेफरेंसेस को इंटीग्रेट करके इफेक्टिव केयर देने के लिए होती है। क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन दी अदर हैंड सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक इशू को सॉल्व करना होता है, लेकिन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का गोल पूरी प्रैक्टिस को साइंटिफिकली और पेशेंट सेंटर बनाना होता है। मीन के पेशेंट आई वुड से प्रेफरेंस बनाना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक नर्स को एक स्पेसिफिक पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है तो वो उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रही होती है, लेकिन अगर वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यूज़ करते हुए ट्रीटमेंट चूज़ करेगी तो वो रिसर्च और पेशेंट की प्रेफरेंसेस को भी मद्देनज़र रखेगी, ना कि सिर्फ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ नॉट सोलली रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, यानी कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमारे पास सिर्फ एक RCT यानी कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पर मबनी नहीं होता, बल्कि ये बहुत ही डिफरेंट रिसर्च टाइप्स, यानी कि जैसे हमारे पास है कोहर्ट स्टडीज़, केस स्टडीज़, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड एटसेट्रा को भी कंसिडर करती है। RCT इम्पोर्टेंट है इसमें, लेकिन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का गोल हर तरह की अवेलेबल एविडेंस को इंटीग्रेट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक नर्स को एक ट्रीटमेंट का फैसला करना हो तो वो सिर्फ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को नहीं देखेगी बल्कि और भी सोर्सेज जैसे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, एक्सपर्ट ओपिनियंस और पेशेंट फीडबैक को भी देखकर अपना जो है वो डिसीजन ले सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ नॉट कुक बुक मेडिसिन, यानी कुक बुक मेडिसिन का मतलब है कि एक फिक्स्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या रेसिपीज़ को फॉलो करना। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इतना रिगिड और फार्मूलिक हमारे पास नहीं होता, मीन कि इतना हमारे पास सख्त और या फार्मूलों के ऊपर बना हुआ नहीं होता। ये इंडिविजुअल पेशेंट की नीड्स और उनकी प्रेफरेंसेस और उनके स्पेसिफिक कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस कस्टमाइजेशन को अलाउ करता है, जबकि कुक बुक मेडिसिन एक यूनिवर्सल अप्रोच को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट को डायबिटीज़ है तो कुक बुक मेडिसिन में एक ही ट्रीटमेंट हर पेशेंट को दिया जाएगा, मींस के जो उसमें से पहले से लिखा हुआ होगा। लेकिन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में नर्स पेशेंट के स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन और उसके प्रेफरेंसेस के मुताबिक ट्रीटमेंट प्लान जो है वो बनाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एविडेंस इज़ नॉट द सेम एज थ्योरी, यानी कि एविडेंस प्रैक्टिस हमारे पास एक थ्योरी जैसी नहीं है, बल्कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में जो एविडेंस यूज़ होते हैं वो रियल वर्ल्ड रिसर्च डेटा होता है जो टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन किया गया होता है। मीन थ्योरी एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होती है जो आइडियाज़ और प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती है। एविडेंस रियल वर्ल्ड डेटा पर मबनी होता है और जबकि थ्योरी एजम्पशन और आइडियाज़ पर बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक नर्स ने किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए रिसर्च की है और उसका आउटकम पॉजिटिव आया है तो ये एविडेंस है
अगर कोई रिसर्च इस आउटकम को एक्सप्लेन करते हुए एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करता है तो वो हमारे पास जस्ट एक थ्योरी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ नॉट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, यानी एविडेंस बेस्ड नर्सिंग और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन दोनों का गोल पेशेंट केयर को इम्प्रूव करना है, लेकिन दोनों अप्रोच जो है वो एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट हैं। मीन्स के एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ज़्यादा मेडिकल इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट को फोकस करती है, जबकि एविडेंस बेस्ड नर्सिंग पेशेंट की ओवरऑल केयर, उनकी नीड्स, कंफर्ट और उसकी प्रेफरेंसेस को भी कंसिडर जो है वो करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक डॉक्टर ने पेशेंट के लिए एक मेडिसिन ट्रीटमेंट सजेस्ट किया है तो वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का हिस्सा है, लेकिन अगर नर्स ने उस ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट की कंफर्ट लेवल, उनकी एंजाइटी और उनकी प्रेफरेंसेस को कंसिडर करते हुए उन्हें सपोर्ट दिया है तो ये हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस का हिस्सा है। अब नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग के एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में नर्सिंग में हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों हमारे पास इम्पोर्टेंस है, हमारे पास क्यों ये इम्पेरेटिव है। एविडेंस बेस्ड सपोर्ट इज़ इम्पोर्टेंट टू नर्स फॉर मैनी रीजंस। At the top of this list is the contribution of evidence to effective care of patient, यानी कि जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है वो नर्सिस के लिए ज़रूरी है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, और उसमें सबसे पहली वजह यह है कि एविडेंस बेस्ड पेशेंट की इफ़ेक्टिव केयर में मदद करती है। मींस कि ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इससे पेशेंट की जो केयर है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और साइंटिफिकली सपोर्टेड और पेशेंट सेंटर्ड होती है, मतलब पेशेंट के हवाले से होती है। जब नर्स रिसर्च बेस्ड डिसीजन लेती है तो पेशेंट की हेल्थ आउटकम जो है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है हमारे पास टुडेज हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑपरेट इन एन एरा ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन विच क्वालिटी इशूज़, पेशेंट सेफ्टी, कॉस्ट कंसर्न और प्राइमरी ड्राइवर ऑफ पेशेंट केयर प्रोसेसेस, यानी कि आजकल के जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक ऐसे दौर में के एक ऐसे एरा में काम कर रहे हैं जहां अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी के जो एहतसाब है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें क्वालिटी इश्यूज़, पेशेंट की सेफ्टी और फिर कॉस्ट कंसर्न के जो ख़र्च होता है वो इसमें आती है, जो हमारे पास प्राइमरी फैक्टर्स है जो पेशेंट केयर को ड्राइव करती है, जो पेशेंट केयर को सपोर्ट करती है। मींस के एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ये सब फैक्टर को एड्रेस करती है और ये इंश्योर करती है जो केयर दी जा रही है वो बेस्ट हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक नर्स रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस को फॉलो करती है तो इससे पेशेंट की सेफ्टी बढ़ती है और ट्रीटमेंट कॉस्ट इफेक्टिव होती है, यानी कि ट्रीटमेंट के ऊपर जितना खर्चा आता है वो फिर कम खर्चा उसके ऊपर आता है, जो हेल्थ केयर सिस्टम के लिए भी बेनिफिशियल है और पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है हमारे पास practices that are unnecessary or eliminated, ineffective practices are replaced with practices that result in desired outcome, यानी कि जो हमारे पास प्रैक्टिसेस ज़रूरी नहीं हैं उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि उनको ख़त्म कर दिया जाता है, और जो इनएफेक्टिव है उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है और उन प्रैक्टिसेस से जो डिज़ायर्ड आउटकम देने के चांसेस बढ़ाती है, यानी कि इनएफेक्टिव प्रैक्टिसेस जो है उसको फिर वो रिप्लेस किया जाता है और उसकी जगह पे फिर हम इफ़ेक्टिव आई वुड से इफ़ेक्टिव जो प्रैक्टिसेस है उसको मीन्स शामिल करते हैं और उनके बदले में रिसर्च प्रूवन इफ़ेक्टिव मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है जो बेहतर रिजल्ट दे सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पुरानी ट्रीटमेंट मेथड से पेशेंट को फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो मेथड एविडेंस पे प्रैक्टिस के ज़रिए रिप्लेस हो जाती है और एक नई और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट से जो पेशेंट के लिए बेहतर रिजल्ट दे सकती है वो लाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास टुडेज कंज्यूमर और वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर ऑप्शंस फॉर पर्सनल हेल्थ केयर एंड ऑफन रेजिस्ट द ट्रेडिशनल पैटर्नलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ केयर इंटरवेंशन, यानी कि आजकल के कंज्यूमर अपनी पर्सनल हेल्थ केयर के लिए अच्छी तरह से इन्फॉर्म है और वो ट्रेडिशनल पैटर्नलिस्टिक अप्रोच को अक्सर रेजिस्ट करती है जिसमें वो ज़्यादा इन्फॉर्म और उन्हें अपनी हेल्थ डिसीजन में एक्टिव रोल जो है वो लेना पसंद होता है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन पेशेंट की प्रेफरेंसेस को रिस्पेक्ट करती है और उनके लिए इंडिविजुअलाइज्ड इन्फॉर्म्ड चॉइसेस जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट को एक ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया जाता है जो रिसर्च और उनकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक हो तो वो ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि पेशेंट को अपने हाथ से डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का जो मौका है वो मिल जाता है।
अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं पेशेंट आउटकम्स और बेटर व्हेन एविडेंस इज़ यूज्ड एज बेसिस फॉर प्रैक्टिस। यानी कि जब एविडेंस को प्रैक्टिस के बेसिस पर बनाया जाता है तो पेशेंट के आउटकम जो है वो बेहतर होते हैं। मीन्स के जब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को अपना कर काम करते हैं तो पेशेंट की हेल्थ और रिकवरी का रिजल्ट भी बेहतर होता है। रिसर्च और साइंटिफिक एविडेंस के मुताबिक ट्रीटमेंट देने से पेशेंट को ज़्यादा फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक नर्स लेटेस्ट रिसर्च को फॉलो करती है जो हर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड बताती है तो इससे पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है और उनका रिकवरी प्रोसेस जो है वो तेज़ हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास नर्सिंग केयर इज़ मोर एफिशिएंट व्हेन इनइफेक्टिव प्रोसेस और रिप्लेस्ड। मीन्स जब इनइफेक्टिव प्रोसेस को रिप्लेस किया जाता है तो नर्सिंग केयर ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा मौसरअंदाज हो जाती है। मीन्स के जब हम आउटडेटेड प्रैक्टिसेस को हटाते हैं और उनकी जगह पे बेहतर और रिसर्च से जो प्रूव हुए मेथड है उनको अडॉप्ट करते हैं, उनको अपनाते हैं तो इससे केयर प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पुराने मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिसिन से पेशेंट को अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है और एक नई और इफेक्टिव मेथड से जो जल्दी सेफली मेडिकेशन प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास एरर इन डिसीजन मेकिंग बिकम लेस फ्रीक्वेंट विद एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। यानी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस के साथ डिसीजन मेकिंग में गलतियां हमारे पास कम हो जाती है, क्योंकि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस जो है वो डिसीजन मेकिंग को साइंटिफिक एविडेंस से गाइड करती है, जिससे एरर कम होते हैं। जब नर्सेज और डॉक्टर अपने डिसीजन को लेटेस्ट रिसर्च और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बेस करते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और मिस्टेक के रिस्क जो है वो इसमें कम से कम होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक नर्स मेडिकेशन डोज डिसाइड करते वक्त करंट रिसर्च गाइडलाइंस को फॉलो करती है तो डोज गलत देने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिससे पेशेंट की सेफ्टी जो है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर वांट एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन। यानी कंज्यूमर भी चाहते हैं कि वो अपनी डिसीजन लेने के लिए एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। यानी कि आजकल जो हमारे पास पेशेंट्स बहुत इन्फॉर्म है, वो अपने हेल्थ डिसीजन को बनाते वक्त रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें उनकी ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में सबसे बेहतरीन और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मालूमात जो है वो मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट सर्जरी करवाने का सोच रहा है तो वो लेटेस्ट रिसर्च को देखना चाहेगा, जिसमें रिकवरी टाइम, सक्सेस रेट उसमें क्या दिया जाता है। इससे उन्हें अपने डिसीजन में कॉन्फिडेंस मिलता है और वो इन्फॉर्म चॉइस जो है वो करते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे एविडेंस एज अ बेसिस फॉर हेल्थ केयर प्रोसेस। यानी कि जितने भी हम हेल्थ केयर प्रोसेस को चलाते हैं वो भी एविडेंस बेस के ऊपर चलाते हैं। देखते हैं कि एविडेंस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू वर्चुअली एवरी फेज ऑफ द हेल्थ केयर प्रोसेस। यानी कि हेल्थ केयर प्रोसेस के हर स्टेप में एविडेंस को शामिल करना मुमकिन है और ये साइंटिफिक रिसर्च को और डेटा का यूज़ करके डिसीजन को बेहतर बनाने में मदद करता है, चाहे वो पेशेंट की असेसमेंट हो, डायग्नोसिस हो, केयर प्लानिंग हो या फिर इंटरवेंशन हो। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस इंश्योर करती है कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सबसे बेहतर हो। फॉर एग्जांपल, एविडेंस एग्जिस्ट फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द फॉलोइंग एरियाज। यानी कि पेशेंट की हेल्थ को एसेस करने के लिए सबसे बेहतर प्रैक्टिसेस को रिसर्च से आइडेंटिफाई किया गया है और ये प्रैक्टिसेस जो है वो मदद देती है कि वो पेशेंट को एक्यूरेट असेसमेंट कर सके। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है असेसमेंट ऑफ पेशेंट कंडीशन। यानी कि इसका मतलब है कि रिसर्च को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए और पेशेंट को एक्यूरेटली असेस जो है वो कर सकें। फॉर एग्जांपल, रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का बेस्ट मेथड क्या है जो पेशेंट को एक्चुअल कंडीशन को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट प्रॉब्लम। यानी कि पेशेंट प्रॉब्लम की डायग्नोस के लिए भी एविडेंस अवेलेबल है। डायग्नोस करते वक्त हेल्थ केयर प्रोफेशनल को एविडेंस बेस्ड टूल और टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए जो उन्हें ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल डायग्नोस देने में मदद करते हैं। थर्ड है हमारे पास प्लानिंग फॉर पेशेंट केयर। यानी कि पेशेंट केयर के प्लानिंग करते वक्त भी एविडेंस का इस्तेमाल होता है। यानी कि केयर प्लान के दौरान रिसर्च बेस्ड मेथड का यूज़ करना ज़रूरी है ताकि पेशेंट की नीड्स को एक्यूरेटली समझा जा सके और ट्रीटमेंट प्लान को कस्टमाइज बनाया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास intervention to improve the patient's function or condition or to prevent complication। यानी कि पेशेंट की फंक्शन को इम्प्रूव करना या कम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए भी इंटरवेंशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल होती है। यानी कि पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करती है और कम्प्लिकेशन से बचने के लिए इफेक्टिव होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट को स्ट्रोक हुआ हो तो रिसर्च के ज़रिए पता चलता है कि रिहेबिलिटेशन के लिए कौन से इंटरवेंशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन।
यानी कि इंटरवेंशन के बाद पेशेंट की रिस्पांस की इवैल्यूएशन के लिए भी एविडेंस अवेलेबल है। जब इंटरवेंशन किए जाते हैं तो उनके इफेक्ट्स को एसेस करना भी ज़रूरी होता है। एविडेंस बेस्ड मेथड ये इंश्योर करती है कि इंटरवेंशन का रिस्पांस एक्यूरेटली एवालुएट हो सके। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं बैरियर टू यूजिंग एविडेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, यानी कि वो रुकावट है जो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम एविडेंस का यूज़ करते हैं तो हम कौन कौन सी चैलेंजेस, कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स और कौन कौन से बैरियर्स का सामना करते हैं। द फर्स्ट, नॉट इनफ टाइम टू कीप अप विद द एविडेंस रिव्यू गिवन देयर वर्कलोड, यानी नर्सेस और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अपने डेली वर्कलोड की वजह से रिसर्च और एविडेंस को रिव्यू करने का टाइम नहीं मिल पाता। ये एक बड़ी चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल है जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को चैलेंज कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल सपोर्ट फॉर अप्रेजल ऑफ एविडेंस, यानी कि कई हेल्थ केयर प्रोफेशनल को एविडेंस को इवैल्यूएट करने की ट्रेनिंग नहीं मिलती जो उन्हें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को अपनाने में मुश्किलात में डालती है। एजुकेशनल सपोर्ट की कमी भी हम एक बैरियर जो है वो है और जो इस बैरियर को मज़ीद बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक नर्स को एविडेंस सोर्स को समझने और एसेस करने की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती तो वो रिसर्च पॉइंटों को इफेक्टिवली अपनी डेली प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिकल एंड रिसर्च टर्मिनोलॉजी, यानी रिसर्च और स्टैटिस्टिक को समझना सब लोगों के लिए आसान नहीं होता और ये भी हमारे पास एक ऑब्स्टिकल्स या बैरियर या इसको रुकावट या चैलेंजिंग है जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को अपनाने में रुकावट डालता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक नर्स को रिसर्च स्टडी में दिए गए स्टैटिस्टिकल टर्म जैसे पी वैल्यू या फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल समझ नहीं आते तो वो उन स्टडी को अपनी प्रैक्टिस में नहीं यूज़ कर पाती। नेक्स्ट है हमारे पास इनएडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीडरशिप सपोर्ट्स, यानी कि अगर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप सपोर्ट नहीं करते तो नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस अपनाने में मुश्किल होती है और ये सपोर्ट एसेंशियल है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस और गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ एक्सेस टू डेटाबेसेस एंड सर्च स्ट्रेटजीज, यानी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए रेलेवेंट रिसर्च को फाइंड करने के लिए एक्सेस और डेटाबेस और रिसर्च स्ट्रेटजीज होना ज़रूरी है। अगर ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन तक पहुंचना मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक नर्स को रिसर्च डेटाबेस बेस एक्सेस नहीं मिलता तो वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइंस को नहीं देख सकती जो उनके क्लिनिकल डिसीजन को सपोर्ट कर सकें। तो अब बात करते हैं बैरियर्स टू यूजिंग एविडेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, यानी कि जब हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस अपने क्लिनिकल में यूज़ करते हैं तो उसके हमारे पास क्या बैरियर्स है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें रुकावट बन सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है लिमिटेशन इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस सिस्टम, मीन ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द लिटरेचर, समटाइम कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग इन द रिसर्च, यानी कि रिसर्च में जब ज़्यादा मालूमात होने की वजह से हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए रेलेवेंट मालूमात का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी रिसर्च फाइंडिंग एक ऐसे फाइंडिंग के एक दूसरे के ख़िलाफ़ होती है जो फ़ैसला लेना मुश्किल बनाता है। मीन फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक नर्स दो रिसर्च स्टडीज़ देखती है, एक कहती है कि मेडिसिन फ़ायदेमंद है, उसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन जब वो दूसरी लिटरेचर देखती है तो उससे उसको पता चलता है कि इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी है। तो ये हमारे पास फिर कन्फ्यूजन पैदा करती है कि पेशेंट को क्या प्रेस्क्राइब करे या क्या प्रेस्क्राइब नहीं करे। तो सिंपल इसका मतलब ये है कि जब हम लिटरेचर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लेते हैं तो उसमें से फिर हमें ये जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, जब हम बहुत सारे लिटरेचर पढ़ लेते हैं उसमें। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन फैक्टर्स दैट क्रिएट बैरियर्स, के वो कौन से ह्यूमन फैक्टर है जो बैरियर जो है वो बना सकते हैं, मीन्स के रुकावटें जो है वो खड़ी कर सकते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में। तो उसमें सबसे पहले है हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज अबाउट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि लोगों के पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के मुतालिक नॉलेज नहीं होता, इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को अप्लाई करना मुश्किल होता है। लैक ऑफ स्किल इन फाइंडिंग एंड आर अप्रेजिंग रिसर्च स्टडीज़, नेगेटिव एटीट्यूड अबाउट रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड केयर परसेप्शन दैट रिसर्च इज़ फॉर मेडिसिन नॉट नर्सिंग पेशेंट एक्सपेक्टेशन, फॉर एग्जांपल डिमांडिंग एंटीबायोटिक्स, यानी कि कुछ हेल्थ केयर आई वुड से डेट प्रोवाइडर को एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का एक तो उसके पास नॉलेज नहीं होती और दूसरा जो है वो रिसर्च इवैल्यूएट करने की उसके पास स्किल नहीं होती, मीन दे आर अनेबल टू फाइंड दी evaluation of research, they are not too much skillful। तो इस नेगेटिव सोच जैसे कि रिसर्च सिर्फ डॉक्टर के लिए है, नर्सेस के लिए नहीं, भी बैरियर बन सकती है। पेशेंट भी कभी कभी ऐसी डिमांड करते हैं जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के ख़िलाफ़ होती है, जैसे कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत ना होने पर भी मांगना या कुछ ऐसी चीज़ें के
मीन्स के मतलब कि अब अगर आप पेशेंट को जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वायरल इन्फेक्शन के लिए और वो वायरल इन्फेक्शन के मतलब मीन के वायरल इन्फेक्शन में आपसे एंटीबायोटिक मांगे जो उसको ज़रूरत ना हो, तो ये भी हमारे पास जो वो ह्यूमन फैक्टर है जो बैरियर को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर दैट क्रिएट बैरियर। हम ऑर्गेनाइजेशन वो कौन से फैक्टर है जो हमारे पास बैरियर जो है वो बना सकते हैं, रुकावटें जो है वो खड़ी कर सकते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को अप्लाई करने में। तो इसमें है सम hierarchical structure that do not encourage autonomous decision making, lack of authority for clinicians to make changes in practice, colleagues, lack of support for practice change, demanding workload with no time for research activities, conflict in priorities between unit work and research, lack of administrative support or incentive। यानी कि कुछ हायरार्कियल स्ट्रक्चर्स मीन के कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सख्त हायरार्की होती है जो नर्स को ख़ुद फैसले करने से रोकती है कि नर्स वहाँ पे ऑटोनॉमस नहीं होता, वो ख़ुद से फैसले जो है वो वहाँ पे नहीं ले सकता और ज़्यादा वर्कलोड की वजह से रिसर्च करने के नए तरीके वो अप्लाई करने का वक्त भी उनको नहीं मिलता। मीन्स के वो रिसर्च में नए जो तरीके हैं या जो नए जो चीज़ें हैं उसको अप्लाई नहीं कर सकता और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट या फिर इंसेंटिव की कमी भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने से वहाँ पे रोक सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक हॉस्पिटल में नए पेशेंट केयर प्रोटोकॉल लागू करने के लिए कई अप्रूवल चाहिए होती है जो काम को डिले कर देती है, तो इस तरह एक नर्स जिसका वर्कलोड ज़्यादा है एविडेंस बेस्ड केयर वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाती। तो ये थी हमारे पास कुछ बैरियर्स जब हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं। तो उसमें कौन सी ऐसी बैरियर्स थी ये हमने पढ़ ली कि उसकी वजह से हम इस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी कि एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस के हमारे पास क्या बेनिफिट्स है। तो वो बात करते हैं कि द बेनिफिट्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आर इम्प्रूव्ड आउटकम्स फॉर पेशेंट्स, प्रोवाइडर्स एंड हेल्थ केयर एजेंसीज। यानी कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब है कि जो रिसर्च एविडेंस है उसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट किया जाता है जिससे पेशेंट की सेहत और उसकी केयर इम्प्रूव होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी नई ट्रीटमेंट मेथड का रिसर्च एविडेंस अवेलेबल हो तो उसे यूज़ करके पेशेंट की रिकवरी रेट को बेहतर जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास द बेस्ट रिसर्च एविडेंस हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड इन मैनी एरियाज बाय टीम्स ऑफ एक्सपर्ट रिसर्चर्स एंड क्लिनिशियंस टू डेवलप स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिसेस। यानी कि जो बेहतरीन रिसर्च एविडेंस कई शहरों और रिसर्च एक्सपर्ट की टीम से इकट्ठा किया जाता है जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस बनाने में हेल्पफुल होती है। यानी कि जब एक्सपर्ट रिसर्च और क्लिनिशियंस मिलकर रिसर्च को एनालाइज करते हैं और गाइडलाइंस बनाते हैं जो सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिखाती है। मीन्स फॉर एग्जांपल कि हार्ट अटैक के लिए जो सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो रिसर्च के ज़रिए डेवलप किया गया होता है। नेक्स्ट है हमारे पास दीज गाइडलाइंस इंडिकेट द बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान और गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर पेशेंट केयर इन अ सेलेक्टेड एरिया टू प्रमोट क्वालिटी हेल्थ आउटकम्स। यानी कि ये गाइडलाइन बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान्स या गोल्ड स्टैंडर्ड पेशेंट के लिए होती है जो क्वालिटी हेल्थ आउटकम्स को प्रमोट करती है। गाइडलाइंस एक स्टैंडर्ड सेट करती है इसमें जो हेल्थ आउटकम को बेहतर बनाने में मदद देती है। फॉर एग्जांपल, अगर हार्ट सर्जरी का एक प्रूवन गाइडलाइन है तो हर डॉक्टर सबसे पहले उसे फॉलो करेगा जिससे पेशेंट को बेहतर रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैव ईजी एक्सेस टू न्यूमेरियस एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन टू असिस्ट देम इन मेकिंग द बेस्ट क्लिनिकल डिसीजन। यानी कि नर्सेज और दूसरे जो हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास आसानी से एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस होती है जो उन्हें क्लिनिकल डिसीजन लेने में मदद देती है। मीन्स हेल्थ केयर वर्कर को एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन मिलती है जो उन्हें डेली प्रैक्टिस में मदद देती है। जैसे अगर एक नर्स को डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए कोई नया गाइडलाइन मिले तो वो यूज़ करके बेहतर ट्रीटमेंट जो है वो दे सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल्स टू प्रमोट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। यानी कि कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को नर्सेज में प्रमोट करते हैं, उसको जो है वो फ़रोग देते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज़ अ कम्प्लेक्स फिनोमेना that requires integration of best research evidence with clinical expertise and patient values and needs in the delivery of quality, cost-effective care। यानी कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जो बेस्ट रिसर्च एविडेंस को क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ और पेशेंट की नीड के साथ इंटीग्रेट करने का काम करता है। यानी कि क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ और पेशेंट की नीड्स को जो है वो एक दूसरे के साथ मिलाते हैं।
मीन इसका मकसद ये है कि क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ और पेशेंट की ज़रूरतों को रिसर्च एविडेंस बेस के साथ जो है वो मिलाया जाए, जिससे बेहतर केयर दी जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर एक डॉक्टर ने रिसर्च एविडेंस को अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ इंटीग्रेट किया, उसको अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ मिलाया, तो वो पेशेंट को बेस्ट केयर जो है वो दे सकता है। The two models that have been developed in nursing to promote evidence-based practice are the Stettler model of research utilization to facilitate evidence-based practice and the Lowa model of evidence-based practice to promote quality of care। यानी कि जो दो मॉडल जो नर्सिंग में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं, उनमें स्टेटलर मॉडल और लोवा मॉडल जो है वो शामिल हैं। और ये दोनों मॉडल एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्रेमवर्क है, यानी कि उनके लिए एक स्ट्रक्चर जो है वो है। और ये मॉडल नर्सेस को गाइड करते हैं कि वो कैसे रिसर्च को अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकती है। तो अब बात करते हैं स्टेटलर मॉडल ऑफ रिसर्च यूटिलाइजेशन टू फैसिलिटेट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। यानी कि स्टेटलर मॉडल ऑफ रिसर्च यूटिलाइजेशन को समझने के लिए ये मॉडल रिसर्च को क्लिनिकल प्रैक्टिस में इंटीग्रेट करने के लिए एक सिस्टेमिक अप्रोच प्रोवाइड करता है। और इसका मकसद ये है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स, खासतौर पर नर्सेज, रिसर्च फाइंडिंग्स को अपनी डेली प्रैक्टिस में बेहतर तरीके से यूज़ कर सके। स्टेटलर मॉडल को 5 फेजेस में जो है वो डिवाइड किया गया है। द 5 फेजेस ऑफ स्टेट मॉडल और ब्रीफली डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेक्शन, के हर फेज़ का अपना स्पेसिफिक रोल होता है जो रिसर्च को प्रैक्टिस में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास फेज़ है वो है प्रिपरेशन फेज़। यानी कि प्रिपरेशन फेज़ में रिसर्च एविडेंस को समझने और उसको एनालाइज करने का काम होता है। इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिसाइड करते हैं कि जो रिसर्च हमारे पास अवेलेबल है वो उनके क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए रेलेवेंट है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रिसर्च पेन मैनेजमेंट पर है तो नर्स ये देखेगी कि क्या ये रिसर्च उनके हॉस्पिटल के पेशेंट के लिए एप्लीकेबल है या फिर नहीं। तो ये है प्रिपरेशन फेज़, जिसमें एविडेंस को जो है वो समझा जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वैलिडेशन फेज़। तो वैलिडेशन फेज़ में वैलिडेशन फेज़ जो रिसर्च एविडेंस है उसकी वैलिडिटी को टेस्ट किया जाता है। मींस मतलब कि इस रिसर्च को अपने क्लिनिकल सेटिंग में अप्लाई करना सही है या नहीं, ये इवालुएट किया जाता है इसमें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी नई पेन रिलीफ टेक्निक की रिसर्च की है तो वैलिडेशन फेज़ में नर्स ये देखेगी कि क्या इस टेक्निक का रियल वर्ल्ड में कोई फ़ायदा है या फिर नहीं है। मींस के इसमें वैलिडिटी देखी जाएगी उस रिसर्च एविडेंस की कि क्या ये रिसर्च एविडेंस हमारे पास एक्यूरेट है या फिर एक्यूरेट नहीं है, और इसको क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं क्लिनिकल सेटिंग में या नहीं। तो इस जो है ये इस मॉडल में वैलिडेशन में ये चीज़ देखी जाती है। थर्ड है हमारे पास कंपैरेटिव इवैल्यूएशन और डिसीजन मेकिंग। यानी कि इस फेज़ में प्रोफेशनल्स अवेलेबल ऑप्शन को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और फिर डिसीजन जो है वो लेते हैं कि कौन सा रिसर्च बेस्ड अप्रोच या टेक्निक बेस्ट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक पुरानी मैनेजमेंट टेक्निक है और एक नई टेक्निक भी है तो इस फेज़ में ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो सिंपल इसका मतलब ये है कि इसको कंपैरेटिव इवैल्यूएशन फेज़ भी कहा जाता है या डिसीजन मेकिंग फेज़, कि इसमें जो अवेलेबल ऑप्शन हमारे पास होते हैं उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और बेस्ट डिसीजन जो है वो लेते हैं कि कौन सा अप्रोच या टेक्निक जो है वो अप्लाई करें। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेशन और एप्लीकेशन फेज़। यानी ये जो हमारा फेज़ है इसमें रिसर्च फाइंडिंग को उनके एक्चुअल प्रैक्टिसेस में इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये फेज़ सबसे क्रिटिकल होता है, सबसे सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये रिसर्च को प्रैक्टिस में बदल देता है। फॉर एग्जांपल, अगर वैलिडेशन के बाद जब हमने उसकी करेसी देखी कि वो रिलायबल है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं, तो उसके बाद नई पेन मैनेजमेंट टेक्निक इफेक्टिव साबित होती है तो नर्स या डॉक्टर इस टेक्निक को अपनी प्रैक्टिसेस में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट और जो आखिरी फेज़ है स्टेटलर मॉडल ऑफ रिसर्च यूटिलाइजेशन का, वो है एवैल्यूएशन। यानी इस फेज़ में इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब आपने इम्प्लीमेंट किया, अप्लाई किया, उसके बाद आउटकम को ऐसे एसेस किया जाता है। ये फेज़ ये देखने के लिए होता है कि रिसर्च एविडेंस को इम्प्लीमेंट करने से जो रिज़ल्ट आए हैं वो डिज़ायर्ड आउटकम प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर पेन रिलीफ टेक्निक को अप्लाई किया गया था तो इस फेज़ में देखते हैं कि पेशेंट की पेन लेवल कितनी रिड्यूस हुई है, वो कितनी कम हुई है और क्या उनका रिकवरी प्रोसेस उससे इम्प्रूव हुआ है या नहीं। तो एट द लास्ट आई वुड से दैट स्टेटलर मॉडल का मेन मकसद ये है कि रिसर्च को सिस्टेमिक तरीके से प्रैक्टिस में लाया जाए ताकि पेशेंट केयर में इम्प्रूवमेंट हो, और ये मॉडल नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को हेल्प करता है ताकि वो रिसर्च एविडेंस को अपनी क्लिनिकल सेटिंग में बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें।
अब बात करते हैं लोअर मॉडल ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का। ये मॉडल भी हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करने का एक स्ट्रक्चर अप्रोच है। इसका मकसद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, खास तौर पर नर्सेस को गाइड करना है ताकि वो रिसर्च फाइंडिंग को अपनी प्रैक्टिस में इंटीग्रेट कर सके, मीन अपनी प्रैक्टिस में उसको शामिल कर सके और पेशेंट केयर में बेहतरी जो है वो ला सकें। तो अब देखते हैं इसमें नर्स हैव बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग रिसर्च, सिंथेसाइजिंग रिसर्च एविडेंस एंड डेवलपिंग एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस। यानी कि नर्सेज ने एक्टिवली रिसर्च कंडक्ट किया है, रिसर्च एविडेंस को सिंथेसाइज किया है, मीन्स कि उसको आउट से डेट के जांचा है और एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस जो है उसने डेवलप की है। यानी कि नर्सेज ने रिसर्च को समझने और इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी स्किल हासिल की है। जैसे अगर एक नर्स डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए रिसर्च को समझकर गाइडलाइन बनाती है तो वो क्लिनिकल में बेटर रिजल्ट जो है वो दे सकती है। Thus, nurses have a strong commitment to evidence-based practice and can benefit from the direction provided by the lower model to expand their research-based practices। यानी कि लोअर मॉडल से नर्सेस को अपनी रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस को एक्सपेंड करने के लिए डायरेक्शन मिलती है। यानी कि लोअर मॉडल नर्सेस को गाइड करता है कि वो अपने रिसर्च फाइंडिंग को क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे एक्सपेंड कर सकती है, और ये मॉडल उनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देता है जिसमें वो रिसर्च एविडेंस को यूज़ कर सकें। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं प्रिपेयरिंग टू यूज़ रिसर्च एविडेंस इन प्रैक्टिसिंग raises some important questions। यानी कि रिसर्च एविडेंस को प्रैक्टिस में जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो राइज होते हैं। वो उठते हैं कि कौन से रिसर्च फाइंडिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ के लिए तैयार है। तो ये ज़रूरी है कि रिसर्च फाइंडिंग को समझ कर देखा जाए कि वो क्लिनिकल सेटिंग में यूज़ के लिए फिट है या फिर नहीं। जैसे कि अगर किसी रिसर्च ने नई वैक्सीन का टेस्ट किया हो तो ये देखना होगा कि वो वैक्सीन सब प्रैक्टिसेस में यूज़ के लिए रेडी है या फिर नहीं। तो क्वेश्चन भी नीचे कुछ लिखे हुए हैं, विच रिसर्च फाइंडिंग आर रेडी फॉर यूज़ इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। यानी कि यही देखा जाता है कि कौन सी रिसर्च जो है वो यूज़ के लिए जो है वो आई वुड से डेट के रेडी है या फिर रेडी नहीं है। द नेक्स्ट, व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसर्च बेस्ड प्रोटोकॉल्स और एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस इन अ क्लिनिकल एजेंसी। यानी कि इसमें ये देखते हैं कि सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी कौन सी है जो रिसर्च बेस्ड प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कर सकें। ये देखना होता है कि कौन सी स्ट्रेटजीज़ और मेथड सबसे इफेक्टिव है जो रिसर्च बेस्ड गाइडलाइंस को हॉस्पिटल या फिर क्लिनिकल में इम्प्लीमेंट करने में मदद देती है। फॉर एग्जांपल, स्टाफ ट्रेनिंग और वर्कशॉप करवाना एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी आउटकम फ्रॉम यूजिंग द रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस। यानी कि जब आप रिसर्च एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हैं क्लिनिकल साइट पे तो उसके मीन्स प्रैक्टिस में जो आउटकम्स होंगे उनको क्या हासिल होगा। मीन हर रिसर्च को इम्प्लीमेंट करने के बाद आउटकम एक्सेस करना ज़रूरी है। अगर रिसर्च के मुताबिक कोई न्यू पेन रिलीफ मेथड अप्लाई किया गया हो तो ये देखना कि पेशेंट का पेन कितना रिड्यूस हो रहा है और कितना उसकी जो मीन हेल्थ है वो कितनी बेहतर होती जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, डू द रिस्क मैनेजमेंट डेटा प्रोसेसेस इम्प्रूवमेंट डेटा बेंचमार्किंग डेटा और फाइनेंशियल डेटा सपोर्ट द चेंजेस इन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द रिसर्च एविडेंस। यानी कि इसमें यह देखते हैं कि क्या रिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट या फाइनेंशियल डेटा को सपोर्ट करते हैं कि रिसर्च एविडेंस को प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट किया जाए। मीन कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास रिस्क मैनेजमेंट या फाइनेंशियल डेटा हो जो ये प्रूफ करके रिसर्च एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करने से हॉस्पिटल को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि बेनिफिट्स होंगे। इन शॉर्ट आई वुड से दैट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से हेल्थ केयर में स्टैंडर्ड इंप्रूव होते हैं और इस मॉडल नर्सेस को मदद देते हैं कि वो कैसे रिसर्च को अपनी डेली प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट कर सके जिससे पेशेंट की केयर काफ़ी बेहतर हो। तो अब बात करते हैं लोअर मॉडल को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ये नेक्स्ट जो तस्वीर दी हुई है तो इसमें सबसे पहले जो है वो सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, यानी कि सबसे पहले हम एक टॉपिक को जो है वो सेलेक्ट करेंगे या फिर कोई क्लिनिकल इशू या फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे जो ज़रूरी हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक नर्स देखती है कि हॉस्पिटल में प्रेशर अल्सर के केसेस बढ़ रहे हैं तो ये उनका टॉपिक जो है वो बिल्कुल बन सकता है। नेक्स्ट है फॉर्मिंग टीम, यानी कि फिर जो है उसके बाद जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी उसके बाद फिर एक टीम तैयार करेगी नर्स जो इस टॉपिक पर मीन रिसर्चर जो इस टॉपिक पर काम करे और जिसमें प्रोफेशनल हो जो इस फील्ड के मीन स्किलफुल हो। फॉर एग्जांपल, अगर प्रेशर अल्सर के इशू के लिए एक टीम बनाई गई जिसमें एक वाउंड केयर स्पेशलिस्ट, डाइटिशियन और सीनियर नर्सेज जो है वो शामिल हो। इसके बाद अगला हमारे पास आता है एविडेंस रिट्राइवल,
यानी रिसर्च और डेटा को इकट्ठा करना होता है इस फेज़ में, जो इस प्रॉब्लम को बेहतर समझने और उसके सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद करता है। मीन टीम ने रिसर्च आर्टिकल और गाइडलाइंस पढ़ी जो प्रेशर अल्सर के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है ग्रेडिंग द एविडेंस, यानी कि जो कलेक्टेड एविडेंस की क्वालिटी और रिलायबिलिटी को चेक करें। मीन तो ये पता चले कि ये क्रेडिबल है या फिर नहीं। मीन्स के जो टीम आपने बनाई थी फिर वो ये देखती है कि कौन सी रिसर्च पीर रिव्यूड है और कौन सी जो है वो आउटडेटेड है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। अगला इसमें जो फेज़ है वो है डेवलपिंग एन एविडेंस बेस्ड स्टैंडर्ड, यानी एविडेंस के मुताबिक एक स्टैंडर्ड या गाइडलाइन बनाए जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो दे सके। फॉर एग्जांपल अगर प्रेशर अल्सर के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया जो रीपोजिशनिंग और प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस पर फोकस करता है तो फिर आप जो है उसी को आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि जो गाइडलाइंस बनाई गई है फिर उसी को क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप अप्लाई करोगे। मीन्स के टीम ने सब वार्ड में प्रेशर रिलीविंग मैट्रेसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए और फिर स्टाफ को ट्रेनिंग दी कि किस तरह से प्रिवेंट करेंगे हम प्रेशर अल्सर को। तो ये इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद फिर एवल्यूएशन का फेज़ आता है। एवल्यूएशन फेज़ में देखें कि जो नई प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट हुई है उसका केयर पर क्या असर पड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर 3 महीने के बाद डेटा कलेक्ट किया गया और देखा गया कि प्रेशर अल्सर के केसेस में कमी हुई है तो यानी कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। लोहा मॉडल हमारे पास जिस तरह हमने कहा कि एक सिस्टेमिक अप्रोच है जो क्लिनिकल प्रॉब्लम को एविडेंस बेस्ड सोल्यूशन के ज़रिए सॉल्व करने में हेल्पफुल होती है और हर स्टेप काफ़ी सोचने समझने और टीम वर्क के साथ होता है। तो ये थी आज की हमारी प्रेजेंटेशन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कहीं पे किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम इसके MCQ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिसका लिंक हम नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। और आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे अपने नए लेक्चर के साथ, नई एनर्जी के साथ और नए दिन के साथ। तब तक लीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।